freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes, were in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures. दुनिया के इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि एक लंबी तलाश, एक छुपा हुआ सच और आखिर में एक निर्णायक अंत बन जाती हैं। साल 2001 में हुए 9/11 हमलों के बाद पूरी दुनिया की दिशा बदल चुकी थी। अमेरिका के लिए ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक खुली चुनौती थी और उस चुनौती का नाम था ओसामा बिन लादेन। अफगानिस्तान में युद्ध शुरू होता है, ठिकाने तबाह किए जाते हैं और दिसंबर 2001 में सबकी नज़रें टोरा बोरा के पहाड़ियों पर टिक जाती हैं। माना जा रहा था कि बिन लादेन वहीं छुपा है। अब ये एक तरह की थ्योरी थी, लेकिन बमबारी तेज थी, गुफाओं को उड़ाया जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब बिन लादेन का बचना नामुमकिन है। लेकिन टोरा बोरा पहाड़ों का ऐसा जाल था जहां से कोई गुप्त रास्ते पाकिस्तान की तरफ निकलते थे। ज़मीन पर लड़ाई का बड़ा हिस्सा लोकल अफगान फाइटर्स के हाथ में था और बाद में सामने आया कि इसी दौरान कुछ रास्ते खुले रह गए। अब चाहे इसे लैप्स कहीं या फिर जानबूझ के किया गया या लिया गया डिसीजन कहीं या फिर एक सेफ पैसेज कहीं, लेकिन उसी कियोस में बिन लादेन उन पहाड़ी रास्तों से निकलकर पाकिस्तान के ट्राइबल इलाकों में पहुंच जाता है। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने पूरी दुनिया की कहानी बदल दी, क्योंकि अगर वो वहीं पकड़ा जाता तो आगे के 10 साल शायद कभी लिखे ही नहीं जाते। टोरा बोरा के बाद बिन लादेन जैसे हवाओं में घुल जाता है। ना कोई फ़ोन, ना इंटरनेट, ना कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। वो पूरी तरह से शैडो बनकर जी रहा था। लेकिन यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसकी तलाश कभी छोड़ी ही नहीं। उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली और समझा कि बिन लादेन तक पहुंचने का रास्ता उसके कुरियर से होकर जाता है। कई सालों तक इंटेरोगेशन, सर्विलांस और ट्रैकिंग का सिलसिला चलता रहता है। इसी दौरान एक नाम बार बार सामने आता है और वो नाम था अबू अहमद अल कुवैती। शुरुआत में ये एक वीक लीड था, लेकिन धीरे धीरे यही सबसे मजबूत क्लू बन जाता है। साल 2010 में एक फ़ोन कॉल इंटरसेप्ट होती है जिसने इस इन्वेस्टिगेशन को पाकिस्तान के अबोटाबाद शहर तक पहुंचा दिया। और सोचने वाली बात है कि बिन लादेन को मारा भी अबोटाबाद में ही गया था। वहां एक कंपाउंड मिला जो बाकी घरों से बिल्कुल अलग था। ऊंची दीवारें थी, ऊपर बार्ब्ड वायर, ना कोई इंटरनेट कनेक्शन था, ना लैंडलाइन, और सबसे अजीब, घर का कचरा कभी बाहर नहीं जाता था, उसे घर के अंदर ही जला दिया जाता था। ये सब सिग्नल्स साफ बता रहे थे कि अंदर कोई ऐसा आदमी है जो दुनिया से पूरी तरह छिपकर रह रहा था। ये कंपाउंड 2004 में बना था, 3 मंजिला था और आसपास के घरों से कई गुना बड़ा था। ये पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के बेहद करीब था, जो इस बात को और शॉकिंग बनाता है कि इतना बड़ा आदमी वहाँ सालों तक कैसे छुपा रहा। इसे लोकल लोग वज़ीरिस्तान हवेली कहते थे। तीसरी मंजिल पर प्राइवेसी वॉल इतनी ऊंची थी कि अंदर रहने वाले को कोई देख ही नहीं सकता था। CIA ने इस कंपाउंड पर महीनों तक सर्विलांस रखा। उन्होंने पास में सेफ हाउस लिया, इन्फॉर्मर्स लगाए और यहाँ तक कि फेक वैक्सीनेशन प्रोग्राम तक चलाए। अब ये जो फेक वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात है, ये एक थ्योरी है। ये हो सकता है कि सही हो सकता है कि गलत हो, लेकिन इसकी रिपोर्ट में इसका मेंशन है। बहरहाल ये सब इसलिए हुआ ताकि अंदर तक की जानकारी मिल सके। ड्रोन से इमेजरी ली गई, NGA ने 3D मॉडल्स बनाए, NSA ने कम्युनिकेशन पैटर्न्स ट्रैक किए और रेड टीमिंग जैसी टेक्निक से हर एंगल से एनालिसिस किया। लेकिन फिर भी एक चीज़ मिसिंग थी, ओसामा बिन लादेन की क्लियर फोटो या उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग। सबूत पूरी तरह से पक्के नहीं थे, लेकिन सस्पिशन इतना स्ट्रांग था कि अब डिसीजन लेना ज़रूरी हो गया था। वॉशिंग्टन में हाई लेवल मीटिंग होती है। ऑप्शन सामने थे, एयर स्ट्राइक करी जाए, वेट करना चाहिए या फिर डायरेक्ट रेड करी जाए। आखिरकार प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ग्रीन सिग्नल दिया एक सीक्रेट मिशन का, जिसका नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। 2 मई 2011 की रात अफगानिस्तान के जलालाबाद से 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, जिनमें यूएस नेवी सील टीम 6 के कमांडोज थे। मिशन पूरी तरह कोवर्ट था। अबोटाबाद पहुंचते ही एक हेलीकॉप्टर टेक्निकल इशू के कारण क्रैश हो जाता है, लेकिन टीम ने तुरंत अडैप्ट किया। कमांडोज ने कंपाउंड में एंट्री की, रूम टू रूम सर्च शुरू हुई। जो वहाँ पे उस वक्त बच्चे और औरतें थी उनको जिप टाइज से सिक्योर किया गया और हर फ्लोर को सिस्टमैटिकली क्लियर किया गया। इसी दौरान उन्होंने कई वेपन्स, डॉक्यूमेंट्स, हार्ड ड्राइव्स, USB ड्राइव्स और इलेक्ट्रॉनिक डाटा कलेक्ट किया, जो बाद में इंटेलिजेंस के लिए एक बेहद अहम साबित हुआ।
अब करीब 48 से 40 मिनट के इस ऑपरेशन में वो पल भी आया जिसका इंतजार इंटेलिजेंस को 10 साल से था। तीसरी मंजिल पर था ओसामा बिन लादेन। उसे HK-416 राइफल से मार गिराया गया, जिसमें 5.56 mm नाटो 77 ग्रेन्स OTM राउंड इस्तेमाल हुए थे। सील टीम लीडर ने रेडियो पर कोड दिया, गेरोनिमो गेरोनिमो गेरोनिमो, EKI, एनिमी किल्ड इन एक्शन। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में बैठे ओबामा ने बस इतना कहा, वी गॉट हिम। बाद में पता चला कि बिन लादेन के कमरे में AK-74U कार्बाइन और एक मैकॉर्व पिस्तौल मौजूद थी, लेकिन वो लोडेड नहीं थी और वो उन तक पहुंच भी नहीं पाया। उससे पहले ही उसे मार गिराया गया। ऑपरेशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय करना पड़ा ताकि उसकी क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ न लगे। रिजर्व चिनूक हेलीकॉप्टर्स बुलाए गए और टीम को सेफली एक्सट्रैक्ट किया गया। लेकिन इस कहानी का एक अहम हिस्सा भी बाकी था, उसके शरीर के साथ क्या किया गया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ओसामा बिन लादेन के शव को जमीन पर दफनाने के बजाय समुद्र में दफनाने का फैसला लिया गया, क्योंकि कोई भी देश उसके अवशेषों को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। उसकी मौत के 24 घंटे के अंदर यूएस नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विंसन पर इस्लामिक रिचुअल्स के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया गया। सबसे पहले उसके शव को पूरी तरह धोया गया, फिर उसे सफ़ेद कफन यानी कि व्हाइट शॉर्ट में लपेटा गया। इसके बाद अराबिक में धार्मिक प्रार्थनाएं पढ़ी गई, जिसे एक अधिकारी ने पढ़ा और दूसरे ने उसे ट्रांसलेट किया। शरीर को एक भारी बैग में रखा गया जिसमें करीब 140 किलो लोहे की चेन्स डाली गई थी ताकि वो पानी में डूब जाए और कभी ऊपर न आए। फिर उसे एक फ्लैट बोट पर रखा गया और जैसे ही बोट को झुकाया गया उसका शरीर अरेबियन सी में गिर गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि बोट भी कुछ देर पानी पर तैरता रहा, लेकिन बॉडी तुरंत गहराई में चली गई। ये पूरा प्रोसेस सुबह के समय कुछ ही मिनटों में पूरा किया गया ताकि इस्लामिक गाइडलाइंस के अनुसार 24 घंटे के अंदर अंदर बरियल हो सके। इस फैसले को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई। कई लोगों ने सवाल उठाए कि बॉडी की तस्वीरें या DNA प्रूफ पब्लिक क्यों नहीं किया गया, लेकिन US ने इसे नेशनल सिक्योरिटी रीजन बताकर सीक्रेट ही रखा। ऑपरेशन के बाद दुनिया भर में रिएक्शंस आए। US में जश्न था, लोगों ने इसे जस्टिस बताया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कई देशों ने सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान में सवाल उठे। इतना बड़ा ऑपरेशन उनकी ज़मीन पर हुआ और उन्हें पता भी नहीं चला। बाद में अबाउटाबाद कमीशन की रिपोर्ट में इसे कलेक्टिव फेलियर कहा गया। अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझा जाए तो ये एक चीज़ की कहानी है जो तोरा बोरा से शुरू होती है और अबाउटाबाद में ख़त्म होती है। एक जगह एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाथ से निकल जाता है, दूसरी जगह आकर पकड़ा जाता है। 10 साल तक चली इस हंट में टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और पॉलिटिक्स और पेशेंस सब कुछ लगा। कभी कभी इतिहास और इन सब का एक निचोड़ है कि कभी कभी इतिहास किसी एक गोली से नहीं बल्कि उस एक मौके से बदलता है जो या तो छूट जाता है या फिर सही समय पर पकड़ लिया जाता है। और ओसामा बिन लादेन की कहानी पकड़े जाने की यही है। ऐसी ही स्टोरीज के लिए फॉलो करें MATV न्यूज़।